रानी और कोमल रिश्ते में देवरानी और जेठानी थे। वैसे तो आपस में बहुत अच्छी बनती थी। रानी एक विधवा थी, लेकिन दिमाग की बहुत तेज थी। अपने सास ससुर के देहांत के बाद रानी ने बड़ी चालाकी से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और अपने नाम की तरह रानी बनकर पूरे घर पर कब्जा कर लिया। एक दिन सूरज अपनी भाभी रानी के पास गया और उनसे बोला, भाभी, अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। देवर जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो आप कितने सारे पैसे लेकर गए थे। आपने क्या किया है उन पैसों का? भाभी, आज से पहले तो आपने मुझसे कभी नहीं पूछा, तो आज क्यों पूछ रही हो आप? आप दिन पर दिन हद से ज्यादा पैसे खर्च करते जा रहे हैं, इसलिए अब मेरा सवाल करना जरूरी है। वजह बताएंगे तो पैसे मिलेंगे, वरना क्या भाभी? साफ साफ बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? वरना यही कि मैं बिना वजह आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। आपको अच्छे से पता है कि जो पैसे मैं मांगता हूँ ना, बिजनेस में लगाने के लिए मांगता हूँ। फिर भी आप मुझसे इतने सवाल जवाब करती हो। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, फालतू लोगों पर खर्च करने के लिए नहीं है। भाभी, आप ये बात मत भूलिए कि इस दौलत पे जितना हक आपका है उतना ही हमारा भी है। पैसों को लेकर सूरज और रानी में बहस हो जाती है। तभी सूरज की पत्नी कोमल और उसकी बहन ज्योति वहाँ पर आती है और कोमल दोनों को शांत करते हुए बोलती है, ये सब क्या हो रहा है भाभी? सूरज जी, आप लोग शांत हो जाइए। जो भी बात है उसे आराम से सुलझाइए। आपकी आवाज बाहर मोहल्ले तक जा रही है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि माँ बाप के मरते ही ना बच्चे रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। सूरज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मत भूलिए कि वो आपकी बड़ी भाभी हैं, उनसे ढंग से बात कीजिए। आखिर किस बात का गुस्सा है आपको? कोमल, मैंने भाभी से ना सिर्फ पैसा मांगा, वो भी बिजनेस में लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे देने की जगह सुना दिया और इतने सवाल जवाब किए जैसे कि मैं पैसे अपने नहीं इनके मांग रहा हूँ। भाभी, आपको क्या हो गया है? आपको अपने देवर पे विश्वास नहीं है? आज से पहले भी तो इन्होंने कितनी बार आपसे पैसे मांगे हैं, लेकिन आपने बिना किसी सवाल जवाब के इन्हें पैसे दे दिए हैं। फिर आज क्या ऐसा हो गया? अब जब आप लोग इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज से पहले जो भी पैसे खर्च हुए हैं वो सभी लोगों के हिस्से में से थे, लेकिन अब जो पैसे खर्च होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। तो अपने पैसों के लेकर सवाल जवाब करना तो बनता है ना। भाभी, आप ये कैसे बंटवारे की बात कर रही हैं? इस घर में जो कुछ भी है वो हमारा है, तो फिर आप ये सब क्या बोल रही हैं? नहीं देवरानी जी, अब इस घर में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आप लोगों का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन जैसे ही मुझे ये पता लगा कि सास ससुर जी भगवान जी को प्यारे होने वाले हैं, उससे पहले ही मैंने उनसे सब कुछ अपने नाम करवा लिया, ये बोल कर कि हमें तो हमेशा साथ ही रहना है। लेकिन आप तो जानती है ना कि सिर्फ जहाँ बात पैसों की आ जाए वहाँ ना ही कोई अपना होता है, ना ही कोई रिश्ता मायने रखता है। आपके कहने का मतलब क्या है भाभी? साफ साफ बोलिए। मेरे कहने का मतलब यही है देवरानी जी कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और इस घर से निकल जाइए। इस घर में आपका कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और कोर्ट में जाकर केस करूंगा आप पर कि आपने धोखाधड़ी से इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया है। नहीं सूरज जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है, अगर भाभी गिर गई इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी इनकी तरह गिर जाएंगे, अपने सास ससुर का नाम खराब करें। इनको बस अपने पैसों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। चलिए ननद जी। तुमको जाना है तो जाओ, बंटवारे के बाद ननद जी हमारे साथ ही रहेंगी। मैं इनको तुम लोगों के साथ दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। कोमल अपनी जेठानी की ये बात भी मान लेती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जब उसके ऊपर मुसीबत आने वाली होती है तो वो यही चाहती थी कि नाजों से भले उसकी ननद को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए वो अपनी ननद को जेठानी के पास ही छोड़कर अपने पति को वहाँ से लेकर चली जाती है। कोमल एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसके चलते कठिन मेहनत के बाद उसे छोटी सी नौकरी मिल जाती है, जिससे मैं अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेती है और सूरज भी अपने लिए नौकरी ढूंढ लेता है। दोनों मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंटवारे के बाद ज्योति के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। रानी ने अपनी ननद को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। एक दिन ज्योति के हाथ से चाय का कप टूट जाता है, तभी रानी वहाँ पर आती है। ननद जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये कप आपका बाप ला कर देगा क्या, जो आपने इसे इतनी बेरहमी से तोड़ दिया? आपको पता है ये कप कितना महंगा था और मेरे मनपसंद कपों में से एक था। बड़ी भाभी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज बुखार है और ये कब मेरे हाथों से छूट गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे दवाई दिलवा दीजिए। ये सब सिर्फ आपके काम ना करने के बहाने हैं। मैंने यहाँ पर कोई नौकरानी नहीं रखी हुई है जो आपकी सेवा पानी करेगी। चुपचाप पहले घर का सारा काम खत्म करिए,
उसके बाद मैं देखूंगी कि आपको दवा दिलवानी है या नहीं। मेरे पास फिजूल खर्चों के लिए पैसे नहीं है ना। बड़ी भाभी, मैं अपनी माँ कसम खाकर कहती हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, मुझसे कोई काम नहीं होगा अब। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ। जब तक मैं घर वापस आऊंगी तब मुझे पूरे घर की साफ सफाई मिलनी चाहिए। नहीं हुआ तो आप घर के बाहर नजर आएंगी, और आप आज मरे या कल, मेरी बला से मुझे तो बस अपना काम करवाने से मतलब है। रानी इतना कहकर बाहर चली जाती है और रानी के डर के कारण ज्योति बुखार में तड़पते हुए भी घर के सारे काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी कड़ी मेहनत के कारण कोमल और सूरज एक नई ऊंचाई को छू लेते हैं और कुछ ही समय में एक अच्छा मकान और अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर देते हैं और उनकी लाइफ पहले की तरह फिर से अच्छी हो जाती है। तभी एक दिन सूरज अपनी पत्नी से बोलता है, कोमल, तुमने ज्योति को भाभी के पास रखा था, लेकिन तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। तब तुम नहीं चाहती थी उसे दुख दर्द तकलीफ हो, इसीलिए तुमने उसको छोड़ा था। अब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हम जाके ना अपनी बहन को लेकर आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। बल्कि ये बात तो मैं खुद ही आपसे कहने वाली थी। एक काम करते हैं, कल ही हम घर चलते हैं और ननद जी को हमेशा के लिए अपने साथ ले आते हैं। अगले दिन कोमल और सूरज अपनी बहन ज्योति को लेने के लिए घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो फटे पुराने कपड़ों में घर के कामों में लगी हुई है। ये देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी ननद के पास जाकर बोलती है, ननद जी, आपकी ये हालत कैसे? आप घर के काम क्यों कर रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? भाभी, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी भाभी ने मुझे ऐसो आराम या वो मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए इस घर में नहीं रोका था, बल्कि इसलिए रोका था क्योंकि उन्हें एक नौकरानी की जरूरत थी। आप लोगों के जाने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है। ना ही आराम करने देती है और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े देती है। मुझे अपने साथ ले चलिए भाभी, मुझे अपने साथ ले चलिए। आप चिंता मत करिए ननद जी, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब आपको कोई भी दुख नहीं दे पाएगा। मैं तो आपकी भलाई के लिए आपको यहाँ पे छोड़ के गई थी। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ये सब हो रहा होगा। मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगी। फिर आ गए तुम लोग। मैंने बोला था ना कि भिखारियों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ पर तुम्हें कोई भीख नहीं मिलेगी। इस दुनिया में मैंने आपसे बड़ी भिखारी देखी ही नहीं है। भाभी, जिस दौलत के सिवा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आज हमारे पास इतनी ही दौलत है। आप जिसे 36 खरीद सकते हैं हम। इसलिए इस दौलत का घमंड ना आप किसी और को दिखाना। कोमल इतना कहकर अपनी बड़ी भाभी को उसकी सजा देने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और खरी खोटी सुनाकर अपनी ननद को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है और रानी हमेशा के लिए अपने बड़े से घर में अकेली रह जाती है। सुनीता अपनी बेटी साधना और बहू गीता के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों फैसला करते हैं कि इस बार घर में गणपति जी को लेकर आएंगे। तीनों तैयार होकर गणपति जी को घर लेकर आते हैं। गणपति जी की स्थापना करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए पूजा करते हैं। पूजा जैसे ही समाप्त होती है तभी साधना अपनी माँ और भाभी से कहती है, माँ, भाभी, क्या अब मैं प्रसाद खा सकती हूँ? कब से प्रसाद खाने का इंतजार कर रही थी। मुझे मोदक बहुत पसंद है, जल्दी मुझे प्रसाद दो। नहीं, तुझे अभी कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। पहले पड़ोसियों को बांटेंगे, उसके बाद ही तुझे प्रसाद मिलेगा। लेकिन माँ, मैं कितने समय से इंतजार कर रही थी इस दिन का। आपको नहीं लगता सबसे पहले मुझे प्रसाद मिलना चाहिए? बस जितना कहा है उन्हीं बातों को अपने दिमाग में फिट कर ले। पहले सभी को प्रसाद दिया जाएगा, उसके बाद ही घर वालों को प्रसाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन माँ, अगर सभी को प्रसाद देते देते खत्म हो गया तो? जाकर भाभी की मदद कर। कब से अकेली काम किए जा रही है। बहू, इसे भी बता दे क्या क्या करना है और किस किस के घर पर प्रसाद पहुंचाना है। सुनीता की बात सुनकर गीता अपनी ननद को अंदर ले जाती है और उसे एक प्लेट में प्रसाद दे देती है। और प्रसाद को देखकर साधना खुश होते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप कितनी प्यारी हो। मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरे नसीब में गणपति जी का प्रसाद ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। थैंक यू सो मच भाभी। पगली, मुझे पता है तुम्हें गणेश चतुर्थी का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है, वो भी गणेश जी की पसंदीदा मोदक के लिए। अब जल्दी से प्रसाद खा लो, फिर चलते हैं सभी पड़ोसियों के घर प्रसाद देने। भाभी, सभी पड़ोसियों के घर जाना जरूरी है क्या?
हम ये सारे प्रसाद नहीं खा सकते क्या? अरे रे साधना, गलती से भी ऐसा करने की मत सोचना, वरना माँ जी बहुत मारेंगी। तुम्हारे साथ मुझे भी। अब चलो प्रसाद देकर आते हैं और पंडाल में घूम भी लेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये बात आपने सही कही है। प्रसाद देने के बाद पंडाल में जाएंगे और पेट भर कर प्रसाद खाएंगे, मजा आएगा। ये लो, आधा प्रसाद तुम पकड़ो और आधा प्रसाद मैं ले लेती हूँ। जल्दी से काम खत्म करके हम पंडाल में बैठते हैं। गीता और साधना दोनों मिलकर पूरे सोसाइटी में प्रसाद बांटते हैं और जाकर पंडाल में खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही गणपति का पहला दिन गुजर जाता है और आज गणपति जी का दूसरा दिन था। सभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर गणपति जी की पूजा कर रहे होते हैं। पूजा जैसे ही समाप्त होती है, हर किसी को प्रसाद भी मिलता है, लेकिन साधना छुपकर प्रसाद थाली से निकाल कर खा रही होती है। तभी सुनीता बोलती है, हाँ, आज जितने प्रसाद खाने हैं छुप छुप कर खा ले। कल से कोई प्रसाद नहीं मिलेगा तुझे। बस मैं तेरी इन्हीं हरकतों से परेशान हो गई हूँ। माँ, आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कि क्या क्या कह क्या रही है? फिर से बोल। पहले अपने मुंह का प्रसाद खत्म कर ले, उसके बाद बोल, ताकि मुझे तेरी बात समझ में आए। माँ, मैं कह रही थी कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो बप्पा के आदेश से ही प्रसाद खाया, वरना मैं नहीं खाती। अच्छा बेटा, ऐसा है क्या? बप्पा सिर्फ तुझे ही आदेश देते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कल से घर में सिर्फ बप्पा के लिए ही आया करेगा प्रसाद। हम सब तो जरा जरा प्रसाद में भी खुश हैं। लेकिन माँ, बप्पा को तो मोदक चाहिए ना। आप उनके लिए मोदक तो कहीं ना कहीं से लाएंगे ही ना। हाँ, जरूर लेकर आऊंगी उनके लिए प्रसाद, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। वैसे भी उनकी प्रसाद में नजर मत रखना, वरना पाप लगेगा। क्या माँ, आप भी सुबह से मैं ही मिली थी आपको बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत दिखती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में बेवकूफ नहीं हूँ। देखो जी, कौन बोल रहा है? जो बेवकूफों की सरदार है वही बोल रही है। बेवकूफ नहीं हूँ पागल, ऐसा मत बोल, वरना सबको हंसी आएगी। सुनीता अपनी बेटी साधना को समझा रही होती है। तभी वहाँ सुनीता की बहू गीता आकर साधना को बाहर पंडाल में लेकर जाती है और उससे कहती है, साधना, तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन पूछ ही लेती हूँ आज। हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाइए और जितने सवाल है पूछ डालिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। साधना, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतना गणपति जी का प्रसाद खाना क्यों पसंद है? जब भी देखती हूँ किसी न किसी पंडाल से प्रसाद खाते हुए दिखती हो। भाभी, वो क्या है ना, जब भी मैं बप्पा का प्रसाद देखती हूँ ना, तो मुझसे रुका नहीं जाता। पता नहीं क्यों। कहीं बप्पा की पूजा हो रही हो, अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो प्रसाद लेकर ही आऊंगी मैं। लेकिन अब तो माँ जी ने साफ साफ कह दिया है कि घर पर सिर्फ बप्पा के लिए ही प्रसाद आएगा, तो अब क्या करोगी? कुछ सोचा है? भाभी, ये सब मैं नहीं सोचती। जहाँ भी बप्पा का पंडाल दिखेगा मैं वहीं घुस जाऊंगी, वो भी प्रसाद खाने के लिए। बस माँ को मालूम नहीं होना चाहिए। वैसे भी ऐसे हालातों में हमारे पड़ोसी कब काम आएंगे? कल उनके घर जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। कौन पड़ोसन? मुझे कुछ मालूम नहीं है कि किन के घर बप्पा की स्थापना हुई है। आज तक तो किसी पड़ोसन के घर से हमारे घर में प्रसाद नहीं आया। भाभी, प्रसाद तो हमेशा आता था, लेकिन मैं ही हर बार उसे खा जाया करती थी और इस तरह घर में किसी को पता ही नहीं चलता था। गीता साधना की बात सुनकर हैरान हो जाती है। ऐसे ही सूर्योदय के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है। सभी जगह शंख और घंटी की ध्वनि से पूजा की शुरुआत होती है। सुनीता के घर में भी पूजा हो जाती है। सभी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कुंती आती है। उसे देखकर साधना कहती है, कुंती चाची, आप यहाँ इतने दिनों बाद आपके घर भी गए थे हम प्रसाद लेने, लेकिन आपके दरवाजे में ताला लगा हुआ था, इसलिए वो प्रसाद भी मैंने खा लिया। सॉरी। कोई बात नहीं साधना, तुम्हें पसंद है बप्पा का प्रसाद खाना तो अच्छी बात है। अब सबको बता ही दिया तुमने, तो बस अब किस बात का डर, बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। साधना, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कुंती घर पर नहीं है, लेकिन क्यों?
ऐसी भी क्या बात हो गई जो तूने ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी और मुझसे ही क्यों छुपाई? माँ, छुपाई तो मैंने बहुत कुछ है। अगर बता दिया तो आप मुझे बहुत डांटोगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बस यही मेरा फैसला है। तेरा फैसला? तू इतनी बड़ी हो गई है, अब तू फैसला करने लगेगी? एक बात बता दे मुझे साफ साफ, तूने कितनों के घर में प्रसाद नहीं दिए? भाभी, आप माँ को समझाइए ना कि आपकी ननद को गणपति जी का प्रसाद कितना पसंद है। हाँ माँ जी, मेरी ननद जी को गणेश जी का प्रसाद खाना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि हमारी पड़ोसन हर रोज हमारे घर पर प्रसाद देने आया करती थी और साधना बिना किसी को खबर करे वो खा जाया करती थी। लेकिन आज तक आपको पता नहीं चला, तो सोचिए मेरी ननद को गणपति जी का प्रसाद खाना कितना पसंद है। वाह, क्या जोड़ी है ननद और भाभी की। एक काम बिगाड़े तो दूसरा तैयार है उसे बचाने को। ऐसे ही दोनों हमेशा साथ रहना। सुनीता, अब ज्यादा मत बोल। उसे पसंद है गणपति बप्पा का प्रसाद खाना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुंती और गीता के समझाने पर सुनीता भी अब कुछ नहीं कहती साधना को। ऐसे ही गणपति का तीसरा दिन भी गुजर जाता है और चौथी सुबह साधना पूरी तैयारी के साथ गणपति जी की पूजा करती है और सभी को प्रसाद देती है और अपनी भाभी के साथ पंडाल के लिए निकल पड़ती है और प्रसाद खाते हुए कहती है, भाभी, आज तो बप्पा का आखिरी दिन है। आज रहेंगे और कल चले जाएंगे बप्पा। अब फिर से मुझे बप्पा का प्रसाद खाने के लिए 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं साधना, तुम्हें मोदक पसंद है ना, तो तुम दुकान से खरीद कर खा लो, इतना इंतजार क्यों करना। नहीं भाभी, मुझे गणपति बप्पा का प्रसाद ही अच्छा लगता है। और वैसे भी दुकान से खरीदी हुई चीजों में वो सुकून कहाँ आता है जो असल में गणपति बप्पा के प्रसाद में है। तो आज हम कुछ नया करते हैं, उससे तुम्हारी भी मन की होगी और हमारा घूमना भी हो जाएगा। चले अब पंडाल में, हर जगह जहाँ गणपति की पूजा हो रही है गणपति भी देखते हैं और तुम प्रसाद भी खा लेना। गीता की बात सुनकर साधना बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही हर पंडाल में जा जाकर गणपति का प्रसाद खाती है और 5वें दिन गणपति जी का विसर्जन भी हो जाता है। नंदिता अपनी सास करुणा, ननद विभा, पति रोहित और ससुर मोहन के साथ रहती थी। नंदिता अपने घर वालों के साथ काफी खुशी से रहा करती। ऐसे ही एक दिन रोहित देर तक सोता है तो वहीं नंदिता भी अपने हाथों में चाय का कप लिए कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि अब तक रोहित सो ही रहा था। ये अब तक उठे नहीं। अजी सुनते हैं, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक सो रहे हो आप? नंदिता की बार बार आवाज लगाने पर भी रोहित टस से मस नहीं होता और अपनी जगह पर ही सोया रहता है। ये देखकर नंदिता को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नंदिता अपने हाथों की चाय टेबल पर रखकर अपने हाथ में भरा हुआ पानी का ग्लास लाती है और रोहित के ऊपर फेंक देती है। पागल हो गई है क्या? अरे सोते हुए इंसान के ऊपर पानी कौन फेंकता है? आप काफी देर से उठ नहीं रहे थे और सुबह के 10 बज गए थे। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, इसलिए आपको ऐसे उठाया मैंने। मेरी माँ, संडे है, संडे को तो पूरी नींद लेने दे यार मुझे। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आज संडे है। वैसे मैंने चाय टेबल पर रख दी है, पीनी हो तो पी लेना। नंदिता अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है तो वहीं नंदिता की आंखों में आंसू और उसकी ऐसी बातें सुनकर रोहित अब उठता है और नहाकर दोबारा सो जाता है। तो वहीं नंदिता भी अपनी आंखों में आंसू लिए घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी ननद विभा आती है और अपने हाथों में सेब लिए अपनी भाभी से बात करने लगती है। भाभी, आज खाने में क्या बन रहा है? भाभी, क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ विभा, सब ठीक है। प्याज काट रही हूँ ना, तो हो सकता है प्याज काटने की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। पर आप काट तो आलू रही हो, आलू काटने से भी आंखों में आंसू आते हैं क्या? अरे मैं आलू कब काटने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी, क्या बात है? आप मुझे बताओ, भाई ने कुछ कहा? कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? विभा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम माँ को बता दोगी। और अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं माँ को बता दूंगी। अब बताओ क्या बात है? विभा की बात सुनकर नंदिता उसे सारी बात बताती है। माँ जी को कुछ मत बताना विभा, वो बेवजह ही उनको डांटने लगेंगी। नंदिता अपनी ननद से बात कर रही होती है, तभी पीछे से करुणा अपनी बहू की बात को काटते हुए कहती है। विभा तो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मैंने खुद तेरी बातें सुन ली। बहू, वो होता कौन है तुझ पर चिल्लाने वाला? एक तो लेट से उठेगा, ऊपर से उसकी इतनी मजाल कि वो मेरी बहू पर चिल्लाए। नींद खराब करना किसे कहते हैं, आज मैं इसको बताऊंगी।
रहने दीजिए ना माँ जी, वो थके रहते हैं। अगर वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा भी हो गई तो क्या हुआ? नंदिता की बात सुनकर करुणा उसको आंखें दिखाती है तो नंदिता भी शांत हो जाती है, जिसके बाद करुणा गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए रोहित के पास जाती है, जहां वो उसको नहा धोकर सोता हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है। थकान तो तुम लोगों को ही होती है ना? हम औरतें तो किसी मार्बल से बनी होती हैं, तभी तो हम थकते नहीं हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहित उठ जाता है तो वहीं करुणा का पति मोहन भी रोहित के कमरे में आता है, जिसके बाद रोहित अपनी माँ को गुस्से में आग बबूला देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? तूने मेरी फूल जैसी बहू को गुस्से में डांट दिया और पूछता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार। देखो, आप लोगों के गुस्से से बचने के लिए मैं पहले ही नहा लिया। रोहित की ऐसी बात सुनकर मोहन और विभा की हंसी निकल जाती है। तुम दोनों की बड़ी हंसी निकल रही है, इसीलिए अब तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। आज पूरा दिन तुम तीनों को खाने को नहीं मिलेगा। चल बहू। करुणा अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। आप दोनों की वजह से मुझे भी सजा मिल गई। मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस नालायक की वजह से हम दोनों को सजा मिली है। अरे अगर थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाता तो क्या चला जाता इसका। तो आप दोनों मुझ पर मत भड़किएगा, क्योंकि मुझ पर भड़कने से अच्छा होगा कि हम ये सोचें कि माँ को कैसे मनाएं। भैया, माँ और भाभी घर के कामों में उलझ के थक जाती हैं। क्यों ना आज हम लोग घर के काम करें? पर हमने तो कभी घर का काम किया ही नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि घर का काम कैसे करते हैं। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, इन सब को छोड़ो, घर का काम मैं कर लूंगी। आप दोनों मिलकर खाना बना देना, इस तरह घर का काम भी हो जाएगा, आप खाना भी बना लेंगे और माँ भी खुश हो जाएगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। तो हो जाए काम शुरू। पापा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बताओ कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। बेटा, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर काम की शुरुआत करे तो करे कैसे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर करुणा और नंदिता आ जाते हैं। पापा जी, रोहित जी, आप लोग यहाँ? हाँ बहू, तुम्हारी सास ने भले ही हम लोगों को खाने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन उसने हमें बनाने से मना थोड़ा किया है। हम लोग भी घर के काम कर सकते हैं। पर हाँ हाँ ठीक है, करो, मैं देखती हूँ तुम लोग कितना काम करते हो। एक बार फिर करुणा नंदिता का हाथ पकड़े उसे वहाँ से ले जाती है, लेकिन मोहन और रोहित को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनको खाने की शुरुआत कहाँ से करनी है। पापा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो यहाँ तक कि ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सब्जी बनाऊँ, और ना ही मुझे कोई सब्जी दिख रही है ना समझ में आ रही है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, पर अब हम क्या करें। पापा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। मतलब ये कि अगर हमें घर का खाना बनाना नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, दुकान तो है ही। मैं अभी बाहर जाकर दुकान से सामान लेकर आ जाऊंगा। रोहित अब घर से बाहर जाता है कुछ खाने को लाने के लिए, लेकिन उसे बाहर का कुछ भी खाने लायक नहीं दिखता। सीधे शब्दों में कहे तो दोपहर के समय रोहित बाहर खाना लेने जाता है तो दोपहर के होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक तो धूप इतनी तेज हो रही है, ऊपर से कुछ मिल भी नहीं रहा है। रोहित खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर जाती है। अभी कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा करता हूँ मैं इसी दुकान से कुछ खाने को ले आता हूँ। शाम को घर के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दूंगा फिर। अरे बेटा, मेरी दुकान पे सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? कुछ भी नहीं बचा? ये एक ब्रेड पकोड़ा बचा है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। पर एक ब्रेड पकौड़े से क्या ही होगा? अरे बेटा, ब्रेड पकोड़ा बनाना तो बहुत ही आसान है। ले आया बेटा तू बाहर से खाना? नहीं पापा, मुझे बाहर कुछ खाने को नहीं मिला सिवाय इस एक ब्रेड पकौड़े के। पर एक ब्रेड पकोड़े से हमारा क्या होगा? होगा ना, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी पता करके आया हूँ। अगर ऐसा है तो चल लग जाते हैं फिर से काम पर। रोहित ब्रेड पकोड़े बना लेगा। इसी फिराक में मोहन और विभा आराम से रसोई में उसके साथ बैठ जाते हैं, पर अब तक रोहित ब्रेड पकोड़े बना नहीं पाता। भाई, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और इस ब्रेड पकोड़ा को खा रही हूँ। ऐसे कैसे? अगर ये ब्रेड पकोड़े तू ही खा लेगी तो भला मैं और रोहित क्या खाएंगे? पर पापा, मुझे भूख लग रही है, आप तो जानते ही हो ना कि ये सब भाई की वजह से हुआ है। जहाँ वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूर से नंदिता और करुणा
छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। माँ जी अब बस भी कीजिए ना, देखिए ना इनकी भूख से कैसी हालत हो गई है। एक दिन रेस्ट का होता है लेकिन इन्हें आज के दिन भी वो नहीं मिला। मुझे इन्हें बस सबक सिखाना है, जो कि इन्हें काफी अच्छा सबक मिल जाएगा। चल इन्हें माफ कर देते हैं। बहुत मेहनत कर ली तुम लोगों ने, अब हटो। हाँ मैं बना देती हूँ ब्रेड पकोड़े। अब पता चल रहा है ना कि तुम्हारी बीवियाँ कितनी काम करती हैं घर में। हाँ हमें पता चल गया, माफ कर दो। अब माफ कर दो। माँ भाभी अब तो कुछ खाने को दे दो। उनकी ऐसी हालत देखकर नंदिता और करुणा हंसने लगती हैं और 1 घंटे बाद अब सब एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। राहुल घर का बड़ा बेटा होने की वजह से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसीलिए राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाइना में जॉब करने चला जाता है, जहां उसे एक चाइनीज लड़की जिसका नाम लीना था उससे प्यार हो जाता है और लीना से शादी भी कर लेता है। राहुल भारत से था और अपने परिवार से दूर, जहां उसके घर में छोटा भाई, माँ और छोटे भाई की बीवी रहती थी। ऐसे ही एक दिन अमन अपनी माँ से कहता है, माँ भाई को चाइना गए हुए बहुत समय हो चुका है, अब तो उन्होंने शादी भी कर ली वहाँ पे। माँ बहुत याद आती है भैया की, एक काम कीजिए ना, आप भैया को बुला लीजिए, आप कहेंगे तो आ जाएंगे। अगर उसे बुला लिया तो वो उस चाइनीज को भी ले आएगा, पता नहीं कैसे उसे वो पसंद आ गई। राम राम, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे कैसे खाना खाते हैं, इसलिए नहीं बुलाती मैं अपने बेटे को। लेकिन माँ हर चाइनीज ऐसा नहीं होता है, चाइनीज लोग अच्छे भी होते हैं, मैंने फोन में बहुत देखा है। अच्छा तूने देखा है तो मैं भी कोई अंधी नहीं हूँ, मैंने भी फोन में भी देखा है, चाइना के लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। राम राम। लेकिन माँ अब तो वो वैसे भी नहीं खाती होंगी, अरे भारत के लड़के से शादी की है, कुछ तो सुधार आया होगा। भगवान जाने उस चाइना में सुधार आया है या नहीं, हमरे बिटवा में कहीं उस चाइना की लौंडिया हमरे बिटवा को बिगाड़ ना दे। भैया इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं है माँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं वो सब उनको पता है, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। माँ अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं, आप भैया को फोन करो, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी, उनको बोलो अपने देश अपने परिवार के पास वापस आने के लिए, कब तक दूर रहेंगे। अमन के बहुत मनाने के बाद सुनीता अपने बड़े बेटे राहुल को फोन करती है और उसे घर वापस आने को कहती है। उधर चाइना में राहुल खुशी से अपनी बीवी लीना से कहता है, माँ ने आज मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे इंडिया बुलाया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने सालों के बाद मुझे मेरी माँ ने इंडिया बुलाया है। आज मैं पूरे 2 साल के बाद अपनी माँ से बात कर रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ मैं आज। आई नो, मुझे सब पता है। हमारा मैरिज के बाद तुम्हारा मम हमारे से रिश्ता तोड़ दिया। चलो अब सब अच्छा हो जाएगा। हाँ लेकिन तुम वहाँ जाकर अपना ये चाइनीज फूड मत खाना प्लीज, हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ मैं। मैंने अपने भाई को कहा था कि तुम बाकी चाइनीज की तरह नहीं हो, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खाती हो, तुम बस शुद्ध शाकाहारी खाना खाती हो। What do you mean? इधर उधर कैसा खाना खाते हो? ये मेरा बचपन का हॉबी है, तो प्लीज तुम अपना फैमिली के वजह से मुझे ब्लेम मत करो। मैं तुम्हारे लिए अपने पूरी फैमिली से दूर हो गया और तुम मेरे लिए खाने से दूर नहीं रह सकती कुछ समय के लिए। Yes, of course, honey, मैं करूँगे, लेकिन जितने फास्ट जाएंगे उतने फास्ट वापस आना है, ओके? वैसे तुम सब मालूम है मैं अपना फेवरेट खाना वीक में 1 बार खाते हो, अगर नहीं खाया तो मैं नहीं रह पाएगा इंडिया में। राहुल और लीना दोनों बातें करते हुए इंडिया की टिकट करवा लेते हैं और दूसरे दिन राहुल और लीना भारत के लिए निकल पड़ते हैं। लीना इंडिया में देखती है जगह जगह सपेरे सांप का खेल दिखा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद राहुल अपनी बीवी को लेकर अपने इंडिया वाले घर पहुंचता है, जहां घर वाले राहुल और लीना का स्वागत करते हैं और तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है राहुल, पहले से ज्यादा पतला हो गया है। तुझे क्या कहूँ, तेरी बीबी तो तुझसे भी ज्यादा कमजोर है। तुम दोनों को वहाँ खाना खाने को नहीं मिलता था क्या, जो सूख के हड्डी हो गए हो? अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, खाते तुम लोग बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना विदेश में कहाँ मिलता है, इसलिए ऐसा हो गया हूँ मैं। अब आपके हाथ का खाना खाऊंगा ना तो तगड़ा हो जाऊंगा। हाँ तुम दोनों को खाना खिलाकर तगड़ा बना दूंगी। और बता कैसा रहा सफर, तूने बताया नहीं तेरी बीबी का क्या नाम है, उसे हिंदी आती है या सिर्फ चाइना में ही बोलती है? माँ चाइना नहीं चाइनीज होता है, और यह है लीना आपकी बहू, मैंने इसे हिंदी सिखा दी है। बहुत अच्छी बात है तूने इसे हिंदी सिखा दी, वरना हम कहाँ से चाइना, अरे मेरा मतलब है चाइनीज सीखते।
माँ, चाइनीज नहीं होता है। खैर छोड़िए, और बताइए आज आपने मेरे लिए स्पेशल क्या बनाया है? चल खाने की टेबल में जाकर बैठ जा और देख ले। और लीना बहू तू भी चल, मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाकर आराम कर लियो। सुनीता ने अपने बेटे और बहू के लिए ढेर सारा पकवान बनाया था। सभी खाना बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन लीना को खाना पसंद नहीं आता, फिर भी वो खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन अनीता रसोई में काम कर रही होती है। तभी लीना अपनी देवरानी अनीता से कहती है, अनीता, तुम इंडिया बहुत पसंद है, क्या तुम कभी हमारा चाइना आने पसंद करोगी? वो क्या है ना, जैसा मैं आया वैसे तुम आना, ओके? जी बिल्कुल आऊंगी। और बताइए आप क्या खाना पसंद करोगे? वैसे आपको अपने देश का खाना बहुत याद आ रहा होगा ना? करेक्ट, मुझे बहुत याद आ रहा है। वहाँ का फूड बहुत टेस्टी। क्या मुझे यहाँ चाइनीज फूड मिलेगी? हाँ, यहाँ मोमोज बहुत मिलते हैं, आप शाम को खा लेना। लीना अपनी देवरानी से बात कर रही होती है कि वहाँ एक सपेरा आता है और उसकी आवाज सुनकर वो सपेरे के पास जाकर 2 सांप खरीदती है। जैसे ही लीना की देवरानी रसोई से चली जाती है, वैसे ही लीना सांप को बर्तन में रखते हुए खुद से बोलती है, ओह माय गॉड, आज मैं कितना टाइम बाद मेरा फेवरेट डिश स्नैक सूप पिएगा। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? आज रात ही डिनर होएगा मेरा। लीना जिंदा सांप रख कर चली जाती है और शाम होते ही सभी खाना खाते हैं, लेकिन लीना बहाना बनाकर खाना नहीं खाती और आधी रात को उठकर सांप को डिनर में खाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन सुनीता लीना से कहती है, बहू मैं बहुत दिनों से तुझे देख रही हूँ, तू खाना क्यों नहीं खाती? कोई परेशानी है क्या तुझे? तो मुझे बोल, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। अब तुम लोग यहीं रहोगे, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अब मैं क्या बोलूं, कैसे? रात में डिनर के बाद जिंदा सांप खाते हूँ। क्या हुआ बोल, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ और मैं अपना वजन कम कर रहे हो, इसलिए रात का खाना स्किप कर रहा है। हे भगवान, और कितना वजन कम करेगी बहू? पहले से सूखड़ी हड्डी दिखती है। अगर लोग तुझे मोटी कहेंगे तो हम जैसों को क्या कहेंगे बता? माँ जी, आपका चलता है, पर मेरा, अगर मैं ज्यादा फैट हो गया, पीपल मुझे नोटिस नहीं करेगा और मुझसे ये दुख हैंडल नहीं होगा। लीना बात को ऐसे घुमा देती है जिसे सुनकर उसकी सास भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब लीना जिंदा सांप हर तीसरे दिन खरीद कर डिनर में खाया करती। ऐसे ही एक दिन जब अनीता पूरे रसोई की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे रसोई में सांप की खाल मिलती है और वो मन ही मन बोलती है, ये सांप की खाल कहाँ से आई? हमारे घर में अगर सांप आया तो दिखा क्यों नहीं? छोटी बहू क्या हुआ? अभी तक तेरी रसोई की सफाई नहीं हुई? कब सफाई होगी और कब खाना बनेगा? माँ जी, खाना तो बन जाएगा, उससे पहले ये देखिए, सांप की खाल हमारी रसोई में। सांप का आना तो नामुमकिन है हमारी रसोई में, क्योंकि पूरी रसोई तो बंद है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। हमारी रसोई में सांप तो क्या, कोई कीड़े मकोड़े आने की कोई जगह है ही नहीं। तो ये खाल कहाँ से आ गई? शायद कहीं से आ गया होगा सांप, अपनी खाल यहीं फेंक गया होगा। लेकिन माँ जी, मुझे कई दिनों से लीना जेठानी पे शक है। रात का खाना नहीं खाती, रसोई में सांप की खाल पड़ी है। हमें जेठानी जी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती लीना बहू ऐसा कभी करती होगी। भले वो चाइना से है, लेकिन ऐसा वो कर ही नहीं सकती। बहुत भरोसा है मुझे उस पर। ठीक है माँ जी, आप लीना जेठानी पर भरोसा कीजिए, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। आज रात ही पता लगा लूंगी, ये जिंदा सांप खाने वाली जेठानी ही है। अनीता अपनी जेठानी पर नजर रखने लगती है और रात को जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं तो हमेशा की तरह लीना जिंदा सांप खा रही होती है। तभी अनीता उसका वीडियो बनाकर सुबह होते ही घर वालों को दिखाती है, जिसे देखकर सुनीता को भरोसा नहीं होता और वो जिंदा सांप खाने वाली बहू और बेटे को वापस भेज देती है। और अब राहुल अपने परिवार से फिर से एक बार जुदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।